नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। उत्तराखंड की खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। अपने कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर करण माहरा का कहना है कि 1 साल में व्यस्त कार्यक्रम रहे। कांग्रेस ने अंकिता हत्याकांड से लेकर उत्तराखंड भर्ती घोटाला और जोशीमठ आपदा जैसे मुद्दों पर पूरी तरीके से सरकार को घेरा। संघर्ष वाला 1 साल था और चाहे वो बीजेपी के द्वारा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके लोगों की आवाज़ दबाने का मामला रहा, उसको लेकर आंदोलन हो, और दुर्भाग्य कहूँगा कि उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं इस बीच में घटी कि हम लोग लगातार सड़कों में संघर्ष करते रहे। मैं और मेरे कार्यकर्ता लगातार लड़ रहे हैं। ट्रिपल एससी भर्ती घोटाला हुआ जिसमें एस राजू ने सरकार पर आरोप लगाया कि सफेदपोश नेता मुझे जांच नहीं करने दे रहे। 3 बार अथॉरिटीज को कहने के बाद भी सरकार जांच नहीं करा रही है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। आंदोलन के बावजूद भी पटवारी पेपर लीक हो गया, जेईई की जो परीक्षाएं थी वो निरस्त करनी पड़ी। पूरा साल लगभग बहुत ही व्यस्त रहा और 365 में से 215 दिन में लगातार फील्ड में रहा और 65 दिन के आसपास मैंने ऑफिस से काम चलाया है। तो संघर्षपूर्ण भी था, लेकिन कार्यकर्ता उत्साहित है और मेरे सारे फ्रंटल प्रकोष्ठ बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। इस बात का मुझे थोड़ा संतोष। राज्य कृषि विपणन बोर्डों की राष्ट्रीय परिषद के चेयरमैन और प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा में कौसाम्ब की तरफ से 11 से 13 अप्रैल तक मिल्स की संभावनाएं और अवसर पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में प्रेस वार्ता की। मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिल्स वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसके दृष्टिगत उत्तराखंड में पहली बार 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मसूरी में कोसाम्ब और उत्तराखंड राज्य द्वारा मिल्स पर आधारित एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 11, 12, 13 को ये सम्मेलन होटल सवाई मसूरी में होगा। 12 तारीख की सुबह, हालांकि 11 को हमारे अतिथि आ जाएंगे, लेकिन 12 की सुबह इसके विधिवत शुभारंभ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी करेंगे। और इसमें हमने अनुसंधान क्षेत्र के लोगों को, वैज्ञानिकों को इसमें बुलाया है कि कैसे मिलेट्स का उत्पाद को बढ़ाया जाए। मार्केटिंग के लोग हमने से बुलाए हैं कि इसका विपणन कैसे हो। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मंथन इससे निकलेगा उसको उतारते हुए हम मिलेट्स के क्षेत्र में, जो हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, अपने मिलेट्स के उत्पाद को दुगना करेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश हम देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साई दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के रेसकोर्स में आयोजित श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। साथ ही कथा व्यास साध्वी अदिति भारती और अन्य संतों से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि दिव्य ज्योति संस्थान के समाज उत्थान और सामाजिक जन जागृति के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय ही नहीं, समाज के लिए प्रेरणादायी भी है। उन्होंने कहा है कि संस्थान ने नशा मुक्ति की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के दुर्गापुरी इलाके में शराब का ठेका खोले जाने के मामले में मेयर कोटद्वार और विधानसभा अध्यक्ष आमने सामने देखे जा रहे हैं। कोटद्वार मेयर हेमलता नेगी ने यहां तक कह दिया है कि शराब का ठेके को लेकर निगम से कोई एनओसी नहीं दी गई है। यहां उन्होंने ठेका खोलने की बात कही हो तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजोरी अपने विधायक पद से इस्तीफा दे। दरअसल दुर्गापुरी इलाके में शराब का ठेका खोले जाने को लेकर इन दिनों लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध के दौरान स्थानीय लोगों ने कोटद्वार विधायक रितु खंजोरी से मुलाकात की तो रितु खंजोरी ने कहा है कि नगर निगम से एनओसी मिलने और मेयर के कहने पर शराब का ठेका खोला जा रहा है। वहीं विधायक रितु खंजोरी के बयान पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने
शराब की दुकान जो खुल रही है उसके खिलाफ यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं। महिलाओं के लिए परेशानी की बात तो होती है, जब एक नया ठेका खुलता है दिक्कत की बात अवश्य होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर यहाँ पर कोई परमिशन दी गई है तो निगम के माध्यम से दी गई है परमिशन, हमने तो दी नहीं है, सरकार ने दी नहीं है। तो जो परमिशन दी है, यही सलाह मैंने सभी लोगों को भी दी है कि आप जाकर एक बार निगम में भी इस बात को कहिए कि एनओसी यहाँ पर आपने रिहायशी इलाके में एनओसी कैसे दे दी, पता करें। और मैं इस पर बात करूँगी, डीएम से पता करूँगी कि क्या है इसका मामला। नगर निगम एनओसी देता नहीं है, ये शासन प्रशासन का कार्य है और विधायक जी ने ऐसा कहा है। वो चाहें तो इसको बंद भी करवा सकती हैं, खोला उन्होंने ही है, वो बंद भी करवा सकती हैं। उन्हें चाहिए कि इसे बंद करवाएं, पर किसी पे गलत आरोप ना लगाएं। जो वो कह रही निगम के लिए, निगम से तो कुछ है ही नहीं एनओसी का। वो अब कुछ कह नहीं सकते, या ज़्यादा होशियार हैं, ज़्यादा या जानकारी नहीं है निगम की ओर से। क्यों, मैं बस बाइट दे रही हूँ, उनको बता रही हूँ। मैंने बोला है कि अगर मेरी बात सच निकली तो मैं इस्तीफ़ा देती हूँ, और उनकी बात होगी तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। कि आबकारी विभाग कहीं भी अगर शराब की दुकान खोलता है तो सबसे पहले उसका प्रपोजल बन के डीएम के पास जाता है और डीएम उसको शासन को भेजती है। शासन से अनुमति आती है कि आप फलानी जगह जो है दुकान खोल लीजिए। दुकान का ऑक्शन जो है जिलाधिकारी करता है, आवंटन जो है उसको मिलता है, जिसका टेंडर खुलता है। जहाँ तक नगर निगम का प्रश्न है, नगर निगम से कोई एनओसी जारी नहीं हुआ करती है। एक्साइज इंस्पेक्टर भी कहता है कि एनओसी लिए जाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। अब मैडम आजकल जो है बहुत ऊंचाई पे उड़ रही हैं, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि महिला भी हैं, अच्छे परिवार से भी आती हैं, और हमारी उनके लिए शुभकामनाएं भी। देहरादून में परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर उत्तम द्वारा एकत्रीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने शिरकत की। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो और कहा है कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य संगठन की शक्ति का एहसास कराना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक लंबी परंपरा है। समय समय पर एकत्रीकरण, बृहद एकत्रीकरण होते आए हैं। कार्यकर्ताओं को उद्बोधन मिलता है, जो वरिष्ठ प्रचारक होते हैं, सीनियर मोस्ट पदाधिकारी होते हैं, उनका मार्गदर्शन होगा। और एक अनुशासित संगठन खड़ा कर रहा है, उसकी शक्ति का भी एहसास होता है कि हम कितना हमारा फैलाव हुआ है। आज यहाँ पर पूर्ण गणवेश में ये कार्यक्रम। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के कई बैंकों के 5 खातों में सट्टे के कुल 7 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिन्हें फ्रीज करा दिया गया है। साथ ही सट्टे में इस्तेमाल हुए 9 मोबाइल फोन को भी पुलिस ने सीज कर लिया है। सट्टा, क्योंकि आजकल आईपीएल चल रहा है, ऑनलाइन सट्टा के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें कि 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। ये सब देहरादून वासी हैं और इनके पास से 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 25,900 रुपया बरामद हुआ है। 7,16,500 रुपया जो उनके अलग अलग 5 बैंक अकाउंट्स में जमा थे, उनको फ्रीज़ किया गया, जो कि उन्होंने इसी सट्टे के माध्यम से आमदनी या उसको रिकवर पैसा को व्यवस्था करी थी, उसको हमने जो है वो फ्रीज कर दिया है। और एक बहुत अच्छा काम हुआ है। इस टीम को मेरे तरफ से 10,000 का इनाम।
आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का रामनगर पहुंचने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित यंग इंडिया के बोल सीजन 3 का पूर्व सीएम हरीश रावत ने रानीखेत रोड पर शुभारंभ किया। इस दौरान हरीश रावत ने यंग इंडिया के बोल सीजन 3 अभियान की सराहना की। पूर्व सीएम हरीश रावत ने युवाओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की और युवाओं को मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ने का सुनहरा अवसर बताया। रामनगर को रानीखेत और अल्मोड़ा को जोड़ने वाली सड़क की जर्जर हालत पर विरोध जताते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत सड़क पर ही बैठ गए और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। अब विश्व प्रसिद्ध कहिए, रामनगर को दूर से विश्व प्रसिद्ध रानीखेत और अल्मोड़ा से जोड़ने वाली सड़क है और जो उत्तराखंड की सबसे पुरानी सड़कों में से एक। ये तीसरी बार आज खड्डू पे बैठ करके, खड्डू के पास में बैठ करके मैं ये वीडियो वायरल करवाया। मुझे बहुत दुख के साथ ये करना पड़ रहा है। तीसरी बार एक फंक्शन में था, वहाँ मुझसे कहा गया कि अब ये सड़क हमने ठीक करवा दी, लेकिन घर से चलते वक्त इस सड़क पर आते हुए जगह जगह ये गड्ढे देख करके मुझे लगा कि आखिर किसी को तो शर्म आए। और ये स्थिति सारे उत्तराखंड की है यार सड़क। मैं देख रहा था, मैं बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ अल्मोड़ा के सम्मानित विधायक मनोज तिवारी को। वो अपने सामने गड्ढे भरवा रहे थे पीडब्ल्यूडी। पर्यटन प्रदेश। डीएम ऑफिस के ऋषि प्रन्यास सभागार में आज भी जनता दरबार लगाया गया। डीएम सोनिका की अध्यक्षता में हर सोमवार को ऋषि प्रन्यास सभागार में जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों की अलग अलग समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। बता दें कि आज जनता दरबार में करीब 90 से ज्यादा अलग अलग समस्याएं आम जनता के द्वारा रखी गई, जिसमें सबसे ज्यादा समस्याएं जमीनी विवाद, धोखाधड़ी, पानी, सड़क को लेकर थी। 92 प्लस हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं और इसमें लैंड से रिलेटेड, समाज कल्याण से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं लोगों द्वारा बताई गई हैं और हमने कोशिश की है कि कंसर्न विभाग को इसको दे दिया जाए और वो तत्काल इस पर कार्य करें। एक्सपीरियंस कहता है इतने दिनों से जो जन सुनवाई कर रहे हैं उसमें मेनली लैंड इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं। लोग किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी फ्रॉड में फंस जा रहे हैं और एक एग्रीमेंट में ही पूरी की पूरी जो इनकी बातचीत होती है लैंड की वो हो जाती है, जिसकी वजह से वो मैटर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि वो रेवेन्यू भी नहीं डील कर पाता और पुलिस भी डायरेक्टली उसको डील नहीं कर पाती है। तो ये एक इशू है जो कि यहाँ पे बहुत कॉमन। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही वनों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी है, जिसमें वन विभाग को अभी तक 6 लाख से ज्यादा का नुकसान वन संपदा के जलने से हो चुका है। वन विभाग का दावा है कि उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन विपक्ष उन तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अभी फायर सीजन का आगाज ही हुआ है, लेकिन फरवरी महीने से अभी तक 119 वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे विभागों को लाखों रुपए की वन संपदा का नुकसान हो चुका है। ऐसे में अब वन विभाग की चिंता इस बात को लेकर भी बढ़ गई है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाला वक्त और अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में करीब 70% इलाका वन भूमि है। ऐसे में हर साल वनाग्नि की घटनाएं वन विभाग और सरकार के लिए चुनौती होती है। पिछले 2 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो वन विभाग के लिए पिछले 2 साल के फायर सीजन नुकसानदायक साबित हुए हैं।
इस बार भी फायर सीजन में 119 घटनाएं दर्ज हो चुकी है, जो पिछले 2.5 महीने के रिकॉर्ड है। लेकिन आने वाला समय इससे भी बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे निपटने के लिए वन विभाग अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटा है। हमारे पूरे प्रभाग में करीब जो है 1429, पूरे उत्तराखंड में जो हमारे 41 वन प्रभाग हैं उसमें 1429 क्रू स्टेशन हैं जो हमारे जो है स्थापित कर दिए गए हैं। वहाँ पे टीम की तैनाती भी कर दी है क्रू मेंबर्स की। और हमारा ये है स्ट्रेटेजी कि जैसे ही हमें कोई अलर्ट मिल रहा है, या तो सैटेलाइट के माध्यम से या फिर हमें ग्राउंड में भी अगर कहीं से सूचना मिल रही है किसी गांव के व्यक्ति द्वारा भी, तो वैसे ही उस पर तत्काल हम लोग जो है आग पता करके और संबंधित क्षेत्र में जाके वो टीम द्वारा जो है आग नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी तक अगर हम पूरी बात करेंगे कि जो हम 1 नवंबर से देख रहे हैं, तो 1 नवंबर से अब तक जो है कल तक जो हमारा है, रोज़ हम लोग 4 बजे बुलेटिन भी जारी करते हैं। तो कल तक जो है हमारे कुल 119 घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि 84 घटनाएं जो हैं वो आरक्षित वन क्षेत्र में हुई हैं और 35 घटनाएं जो हैं वो सिविल और वन पंचायती क्षेत्रों में हुई हैं। और उसका अगर हम हेक्टेयर्स देखें तो टोटल हमारा जो है 182 हेक्टेयर जो है अभी तक प्रभावित हुआ है। बाकी ये है कि जैसे ही हमें कोई भी इंसिडेंट्स की जानकारी मिल रही है, अलर्ट की जानकारी मिल रही है, तो तत्काल टीमें जो हैं वो वहाँ पे जाके उस पर आग बुझाने। वन विभाग की तरफ से तैयारियों को लेकर लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की माने तो सरकार और विभाग लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उन दावों की हकीकत खुद ब खुद जनता के सामने आ जाती है। देखिए, जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं, और मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नज़रअंदाज की जा रही है, उतनी उचित व्यवस्थाएं नहीं की गई है। देवी आपदा प्रबंधन तो सरकार का पूरी तरीके से ध्वस्त है। इसकी वानगी तो हमने तहसील हेडक्वार्टर त्यूनी में देख ली। अब ठीक है, जांच दे दी, जांच में वो लूपा पूती करके दे देंगे, लेकिन वास्तविकता तो ये थी उस दिन कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मी थे वो शराब पिए हुए थे। उस गाड़ी में समुचित जो है पानी नहीं था, रीफिलिंग की व्यवस्था नहीं थी, और तो और जब रीफिलिंग के लिए 10 किलोमीटर दूर गए तो क्या नाम, डीजल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। ये देवी आपदा प्रबंधन है। सरकार कहती है कि तहसील स्तर पर हमारा देवी आपदा प्रबंधन बहुत मजबूत है, वो तो त्यूनी में दिखाई नहीं दिया। बहरहाल वन विभाग की तरफ से दावा तो किया जा रहा है कि उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन हर विभाग की तरफ से यही दावा किया जाता है और हर बार लाखों करोड़ों का वन संपदा का नुकसान होता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस बार वन विभाग की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अस्पताल पहुंचकर मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को बेहतर रोडमैप तैयार करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि देहरादून के जिला अस्पताल में 100 अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे कोरोना के मरीजों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार से भी वैक्सीन की अतिरिक्त डोज मंगाई गई है, जिससे लोगों को 100% वैक्सीनेशन का भी लाभ दिया जा सके। आपको बता दें कि राज्य में प्रतिदिन 2 दर्जन से ज्यादा कोरोना के मरीज दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, आज भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो है सभी हॉस्पिटलों का मॉक ड्रिल किया जा रहा है, और हमारे महानिदेशक जी भी हमारे साथ में, हमारे सीएमओ भी साथ में, हमारे विधायक जी भी हैं, और जो हमारा ये जिला हॉस्पिटल है यहाँ पे लगभग 100 बेड की व्यवस्था जो है कोविड के लिए हम अतिरिक्त से कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट की भी पूरी सुविधा यहाँ पे है। जो कंपोनेंट है भारत सरकार के द्वारा जो तय किए गए हैं उनकी आज पूरी मॉक ड्रिल की जाएगी कि वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक है कि नहीं है। माना कोविड बढ़ता है तो हमारे हॉस्पिटलों की स्थिति कैसे ही आज पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, और मैं कह सकता हूँ कि स्थिति बहुत संतोषजनक है। और पिछली बार भी जब कोविड में मॉक ड्रिल किया गया था तो उत्तराखंड का नंबर टॉप 3 राज्य में आया था, और इस बार भी मुझे आशा है कि कल तक हमको 6 बजे तक जो है भारत सरकार के पोर्टल में अपलोड करने हैं कि हमारे हॉस्पिटलों में क्या क्या सुविधाएं हैं। जितने भी हमारे CSC PSC डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल है, उप जिला चिकित्सालय हैं, वहाँ पे भी हर प्रकार की व्यवस्थाएं आज मॉक ड्रिल के माध्यम से देखी जा रही है।
उत्तराखंड में कोरोना फिर से तेजी से पांव पसार रहा है। ताजा मामले की बात करें तो बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 66 मरीज इलाज के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं। इसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 81 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार रविवार को देहरादून में 21, हरिद्वार में 4, नैनीताल में 3, यूएस नगर में 2 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस साल राज्य में अभी तक कोरोना संक्रमण के बाद राज्य में कुल 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि संक्रमण की स्थिति से निपटने को सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जल्द ही शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में बढ़ रहे कोरोना के केस को लेकर चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों से, तीर्थयात्रियों हो और पर्यटक हो, सभी से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम तेजी से अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, हमें उसी तेजी से अपनी सावधानियां ही बढ़ानी होगी, तभी हम और आप सुरक्षित रह पाएंगे। तैयारी चल रही है और ये बात सही है कि छुटपुट कोरोना की फिर घटनाएं सुनने को मिल रही हैं और यात्रा का उतना ही दबाव रहेगा, भीड़ रहेगी। तो अतिरिक्त विशेष करके हरिद्वार जैसी जगह में कुल मिलाकर के जितनी जनसंख्या हरिद्वार की कई गुना उससे भी ज़्यादा यहाँ पर यात्री आते हैं। तो हरिद्वार की एक अलग से ही व्यवस्था करने की दिशा में गवर्नमेंट भी सोचती है। मैं भी आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर्स की अलग टीम होगी, स्वच्छता वाली है और यातायात वाली है। तो ये अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत हरिद्वार को पड़ती है। गवर्नमेंट उस दिशा में कार्रवाई कर रही है कि यात्रा के लिए विशेष एक पैकेज बने और यात्रा की अलग व्यवस्था भी होती है। एएचटीयू और एएनटीएफ सहसपुर थाना पुलिस ने होरावाला संजीवनी रिजॉर्ट में देर रात छापा मारा। छापे की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने यहां से 14 लड़कियों को पकड़ा है। वहीं 5 लोगों को अनैतिक देह व्यापार मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें, देर रात रिजॉर्ट में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का धंधा किए जाने की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। यहां पहुंचने ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को हिरासत में लिया। वहीं एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट के तहत आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जसपुर में 1 महीना पहले जसपाल सिंह ने अपनी पत्नी कुलविंदर कौर का एक्सीडेंट कराया था, जिसके बाद पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और आरोपी पति को जेल भेज दिया था। वहीं महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। इसकी सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इनका नाम था, पतरापुर निवासी थी। लगभग 1 माह पूर्व इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिस संबंध में एफआईआर भी दर्ज है और जांच की जा रही है। आज सुबह घर पे ही इनकी डेथ हो गई, तो आज उसी के क्रम में मेरे द्वारा इनका पंचायतनामा भरा जा रहा है यहाँ पे, और आगे की तो कार्रवाई जांच के बाद ही की जाएगी। कुलविंदर कौर इनका नाम था। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हाथी आधमका, जिससे वाहन चालकों और टोल संचालकों में हड़कंप मच गया। दरअसल ये टोल प्लाजा वन रेंज के एलिफेंट कॉरिडोर वाले स्थान पर बना हुआ है और अक्सर इसी रास्ते से जंगल के हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर आवाजाही करते हैं। आपको बता दें कि पहले भी कई बार टोल प्लाजा के पास से हाथी गुजरे हैं और अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो यहाँ इससे नुकसान भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ से वाहनों की आवाजाही होती है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।